students. I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. Today we will be studying about the life history of Fasciola hepatica. In the last lecture, we had studied about the detailed structure of Fasciola hepatica. So, a quick revision कि Fasciola hepatica एक द्विपर्पोषीय या जिसे कहते हैं डाइजेनेटिक ट्रिमेटोड प्राणी है जिसके जीवन वृत्त का पूर्ण विवरण 1883 में थॉमस द्वारा दिया गया था। और जैसे कि आप जानते हैं फैसियोला हेपाटिका का वितरण विश्वव्यापी है। भेड़ों तथा पशुपालन के क्षेत्र ऐसे प्रमुख प्रदेश हैं जहां इसका मानव में भी संक्रमण पाया जाता है और इसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे फैसियोलिसिस कहते हैं, जिसमें भेड़ के यकृत तथा पित्त वाहिनियों की बड़ी क्षति होती है। तो यदि हम बात करें इसके रिप्रोडक्शन के बारे में तो सारे फ्लूक्स जो है वो हर्माफ्रोडिटिक होते हैं, यानी कि उभयलिंगी होते हैं। ईच फ्लूक पोसेसेस बोथ सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि नर एवं मादा दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही फ्लूक में उपस्थित होते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन यूजुअली टेक्स प्लेस बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन ऑल्सो अकर, यानी स्वनिषेचन ज़्यादातर पाया जाता है परंतु कभी कभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलता है। अब ये जो डायग्राम है ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फैसियोला हेपाटिका का। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मुख है, फिर ओरल सक्कर्स हैं और नीचे की तरफ आप देखेंगे कि जेनाइटल एट्रियम है, मेल जेनाइटल एपर्चर है, फीमेल जेनाइटल एपर्चर है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स उपस्थित है एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उपस्थित है एक ही फ्लूक के अंदर। तो फैसियोला हेपाटिका हर्माफ्रोडाइट होता है या उभयलिंगी होता है। जो जनन ग्रंथियां हैं वो सुविकसित होती हैं और नर तथा मादा एक जो जननिक वाहिनियां हैं ये एक ही जेनाइटल एट्रियम में खुलती हैं। आप देख सकते हैं जेनाइटल एट्रियम लेबल्ड है और इसके आगे ये जो जेनाइटल एट्रियम है ये आगे गोनोपोर द्वारा बाहर खुलता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या नर जनन तंत्र है उसके अंतर्गत आते हैं जो मुख्य जो इसके सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो हैं टेस्टिस या वृषण, वास डिफरेंस एंड सेमेनल वेसिकल, सिरस सैक या सिरस कोश। ये सारे के सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आती है ओवरी या अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय यानी ओविडक्ट एंड यूट्रस। फिर आती है विटिलिन ग्लैंड्स और मेहलीज ग्लैंड्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं जो कि आप लेबलिंग के अंदर देख सकते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स मिला के अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। इस चित्र को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि फैसियोला हेपाटिका का जो जीवन चक्र है वो जटिल होता है क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 परपोषियों में पूर्ण होता है। इसका जो प्राथमिक या प्राइमरी होस्ट है वो भेड़ होती है जिसमें एडल्ट फ्लूक रहता है और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है या माध्यमिक परपोषी जिसे हम कहते हैं वो फ्रेश वाटर स्नेल होता है जिसे जो कि प्लेनोर्बिस या लिमनिया स्पीशीज़ का होता है। और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होस्ट है इसमें अनेक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से फैसियोला हेपाटिका का लाइफ साइकिल अलग अलग 2 परपोषियों या होस्ट्स में पूरा होता है, इसीलिए डाइजेनेटिक या द्विपर्पोषी कहलाता है इसका लाइफ साइकिल। अब बात करें साइकिल ऑफ इवेंट्स इन फैसियोला हेपाटिका। तो जो लाइफ साइकिल है या जीवन चक्र है फैसियोला हेपाटिका का, इट स्टार्ट्स व्हेन अ फीमेल लेज एग्स
इन द लिवर ऑफ एन इन्फेक्टेड ह्यूमन या शीप। तो इसका जीवन चक्र सर्वप्रथम शुरू होता है जब एक मादा एग्स ले करती है लिवर के अंदर एक इन्फेक्टेड शीप में या ह्यूमन के अंदर। इमेच्योर एग्स आर डिस्चार्ज्ड इन द बाइलरी डक्ट्स। जो पित्त वाहिनियों के अंदर ये जो इमेच्योर एग्स हैं ये डिस्चार्ज होते हैं एंड आर टेकन आउट इन फीसेस, और मल द्वारा ये बाहर की ओर निष्कासित कर दिए जाते हैं। If landed in water, the eggs become embryonated and develop larvae called miracidia. यदि ये जो मल है ये पानी के अंदर निष्कासित होता है तो वहाँ पर जो है ये जो अंडे हैं ये एम्ब्रियोनेटेड हो जाते हैं और आगे चल के ये मिरासीडिया लार्वा में डेवलप होते हैं। मिरासीडियम इन्वेड्स एन एक्वेटिक स्नेल, यानी ये जो मिरासीडियम लार्वा है ये एक एक्वेटिक स्नेल जो कि इसका इंटरमीडिएट होस्ट है उसके अंदर जो है पहुंचते हैं और वहाँ पर ये सर्केरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। दैट इज़ केपेबल ऑफ स्विमिंग विथ इट्स लार्ज टेल। तो सर्केरिया लार्वा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ये किस प्रकार से ये डेवलप होता है और इसका क्या आकार प्रकार होता है। तो बेसिकली जो फीमेल एग्स ले करती है शीप के अंदर, वो जो है उसके मल द्वारा पानी में पहुंचते हैं। वहाँ पर जो है ये एग्स एम्ब्रियोनेटेड होकर मिरासीडियम लार्वा में परिवर्तित होते हैं। मिरासीडियम लार्वा स्नेल के अंदर पहुंचता है और वहाँ पर जो है अपनी दूसरी स्टेजेस में ट्रांसफॉर्म होते होते सर्केरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले स्टेज जैसे कि हमने देखी कि मिरासीडियम लार्वा की होती है। इट इज़ द फर्स्ट लार्वल स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैसियोला हेपाटिका। ये नीचे आप चित्र में देख सकते हैं। मिरासीडियम लार्वा का सबसे पहला ए जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और जो बी है वो इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये जो लार्वा है इट स्विम्स एक्टिवली इन वाटर इन सर्च ऑफ सेकेंडरी होस्ट द स्नेल ऑफ जीनस लिम्निया। तो ये जो मिरासीडियम लार्वा है ये पानी के अंदर तैरते हुए अपना जो इंटरमीडिएट होस्ट या माध्यमिक होस्ट जो है स्नेल लिम्निया स्पीशीज़ या प्लेनोर्बिस स्पीशीज़ का उस तक पहुंच जाता है। As the miracidium is formed, the hatching enzyme is secreted in response to exposure to light. The hatching occurs in water and free-swimming miracidium penetrates the intermediate host. तो मिरासीडियम जो है तैरते हुए जैसे ही एक्सपोज होता है लाइट को, प्रकाश को एक्सपोज होता है तो इसके अंदर एक हैचिंग एंजाइम जो है वो सिक्रीट होता है जिसकी वजह से कि ये हैच होता है और फिर ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट जो लिम्निया है उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। जो मिरासीडियम लार्वा है ये 0.07 mm लंबा होता है, ओवल होता है, आप देख सकते हैं अंडाकार है या कोनिकल, ऊपर की तरफ कोन लाइक स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं जहाँ एपिकल पैपिला और एपिकल ग्लैंड जहाँ पे इसके अंदर लेबल्ड है वहाँ पर, तो कोन लाइक भी है, ऊपर का सिरा इसका होता है। इट इज़ ब्रॉड, इट हैज़ ब्रॉड एंटीरियर एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड इनटू एपिकल पैपिला। मिरासीडियम डज नॉट फीड, मिरासीडियम कोई भोजन प्राप्त नहीं करता। It dies within a maximum of 24 hours if it fails to reach its secondary host which is Limnia truncatula. तो मिरासीडियम जो है फ्री स्विमिंग होता है। यदि ये 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, यदि ये सेकेंडरी होस्ट के अंदर नहीं पहुंचता 24 घंटे के अंदर तो ये मर जाता है। और इसका जो होस्ट है सेकेंडरी होस्ट लिम्निया ट्रंकैटुला, ये इसको ज़्यादातर मिल जाता है और फिर ये इसमें प्रवेश कर जाता है इसके शरीर में। If it finds the snail, it penetrates through the soft skin and respiratory tissues of the snail. तो कहाँ से इसके अंदर पेनिट्रेट करता है? थ्रू सॉफ्ट स्किन
एंड रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ इस स्नेल के इन भागों से जो है ये उसके अंदर प्रवेश करता है. Inside the host tissue, the larva discards its ciliated epidermis and penetrates lymph vessels और pulmonary chamber of the host. तो जैसे ही ये स्नेल के अंदर प्रवेश करता है तो ये अपने जो सीलिया होते हैं इसके शरीर के बाहर आप देख सकते हैं एपिडर्मल प्लेट्स और सीलिया ये सीलिया लेबल्ड हैं अलग से. तो ये ख़त्म हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं और ये जो स्नेल के लिम्फ वेसल्स हैं और जो पल्मोनरी चेम्बर है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ पर ये स्पोरोसिस्ट के अंदर परिवर्तित करता है हो जाता है. ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है. आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ पे मिरासिडियम लार्वा का जो डायग्राम था तो किस प्रकार से उसका आकार प्रकार है और इसी प्रकार से स्पोरोसिस्ट लार्वा उससे भिन्न है. तो मिरासिडियम लार्वा लूजेस इट्स एपिकल ग्लैंड जो आपने पिछले डायग्राम में देखा, पेनिट्रेशन ग्लैंड, ब्रेन एंड आई स्पॉट्स एंड चेंजेस इनटू सैक लाइक स्पोरोसिस्ट लार्वा. तो ये स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है एक थैलानुमा स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड है और इसके आसपास जो है एक थिन क्यूटिकल का आवरण उपस्थित है. द वाइड इंटीरियर इज़ ऑक्यूपाइड बाय प्रोटोनेफ्रीडिया एंड जर्म सेल्स. अब इसके अंदर आप देखेंगे कि जो इसका अंदरूनी भाग है इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया हैं और जर्म सेल्स भी लेबल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ईच प्रोटोनेफ्रीडियम नाउ कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे कि फैसियोला हेपेटिका के एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्रमुख भाग है. तो यहाँ पर भी रेडिया के अंदर जो प्रोटोनेफ्रीडिया हैं उसमें 2 फ्लेम सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वेरी वेल लेबल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं. दीज ओपन ऑन द सरफेस बाय अ कॉमन पोर. तो सरफेस पे आप देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडियल ओपनिंग द्वारा ये एक छिद्र द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं. A rudimentary gut is also found. The germ cells undergo repeated division to produce radia larva. अब इसमें जो germ cells पीले पीले रंग के जो लेबल्ड हो रहे हैं ये इनके अंदर जो है repeated divisions होते हैं और फिर ये आगे चलकर रेडिया लार्वा में परिवर्तित होते हैं. तो a single sporocyst में contain 5 to 18 रेडिया, मतलब एक स्पोरोसिस से 5 से लेकर 18 तक रेडिया लार्वा प्रोड्यूस हो सकते हैं. द रेडिया लार्वा माइग्रेट इनटू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ स्नेल. अब ये जो है जो लिम्फ ग्लैंड से ये फिर रेडिया लार्वा में परिवर्तित होकर स्पोरोसिस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तक पहुंच जाता है स्नेल की. अब ये चित्र जो है रेडिया लार्वा का है. रेडिया इज़ एन इलोंगेटेड लार्वा, लंबा है ये लार्वा, विथ अ स्मॉल माउथ. ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं माउथ जहाँ लेबल्ड है, बहुत छोटा सा चित्र है जो कि माउथ कहलाता है. अ सक्टोरियल फैरिंग्स एंड अ सिंपल क्लोज्ड इंटेस्टाइन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी. आप देख सकते हैं चित्र के अंदर. मैनी यूनिसेल्युलर फैरिंजियल ग्लैंड्स ओपन इनटू द फैरिंग्स. कई सारी जो फैरिंजियल ग्लैंड्स हैं वो फैरिंग्स के अंदर ओपन होती हैं. जो कॉलर है ये लेबल्ड है फैरिंजियल ग्लैंड्स के नीचे, ये जो है लोकोमोशन में गमन में मदद करता है. जस्ट बिहाइंड द कॉलर इज़ अ बर्थ पोर थ्रू विच द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लार्वा कम आउट. या बर्थ पोर भी देख सकते हैं, गट के नीचे लेबल्ड है. यहाँ से जो है जो नेक्स्ट इस रेडिया लार्वा से जो सर्केरिया लार्वा बनेंगे वो इस बर्थ पोर के द्वारा बाहर निकलते हैं. रेडिया इज़ वेरी एक्टिव लिटिल क्रीचर. ये एक छोटा सा परंतु बहुत ही एक्टिव प्राणी है, लार्वा है. इट मूव्स बाय कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द बॉडी एंड लैपिड्स. तो ये इसकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है और लैपिड्स जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से ये मूव करता है. इट नरिशेस इटसेल्फ बाय सकिंग फ्लूइड्स एंड सेल्स ऑफ द होस्ट टिश्यू विथ इट्स मस्कुलर फैरिंग्स. तो इसका जो मस्कुलर फैरिंग्स है वो मदद करता है इसका नरिशमेंट डिराइव करने के लिए, जो कि ये
फ्लूइड्स और जो सेल्स के जो होस्ट टिश्यू के जो सेल्स हैं और फ्लूइड है उसके द्वारा ये डिराइव करता है। The germ balls give rise to a second generation of daughter radii. जो जर्म बॉल्स आपको नीचे पर्पल कलर की दिखाई दे रही हैं वो सेकेंड जनरेशन डॉटर रेडिए भी प्रोड्यूस करती हैं। जर्म बॉल्स ऑफ डॉटर रेडिए इन विंटर डेवलप इनटू नेक्स्ट लार्वल स्टेज द सर्केरिया। यानी कि जैसे ही विंटर्स आती हैं तो ये डॉटर रेडिए सर्केरिया के अंदर जो कि नेक्स्ट लार्वल स्टेज है उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। ये सर्केरिया लार्वा का चित्र है और इसमें जो है आप देख सकते हैं द बॉडी ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड सर्केरिया लार्वा इज ओवल like that of a tadpole and has a long elastic tail extending from its posterior end. तो सर्केरिया लार्वा का जो ये आप देख रहे हैं डायग्राम, ये काफ़ी कुछ जो है टैडपोल की तरह, टैडपोल लार्वा की तरह है, मेंढक का, जिसके अंदर की जो ऊपर का जो भाग है वो ओवल है, अंडाकार है और नीचे एक पतली सी टेल या पूंछ देखने को मिलती है आपको। The body is covered by a thin layer of cuticle in which many backwardly directed spines are present. अब ये जो पूरा जो इसका शरीर है ये जो है एक बाहरी आवरण थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल द्वारा कवर्ड रहता है जिसके अंदर की बैकवर्डली डेवलप्ड कई स्पाइंस उपस्थित होती हैं। An oral sucker is present surrounding the mouth and a ventral sucker is found between the arms of the intestine. यानी एक ऊपर की तरफ माउथ के बाद आप देख सकते हैं ओरल सकर उपस्थित है और फिर जो है वेंट्रल साइड पे एक वेंट्रल सकर भी उपस्थित होता है। Many germ cells, flame cells and excretory ducts are found in the internal cavity. तो इंटरनल कैविटी में आप देख सकते हैं येलो जो है लेबल्ड हैं जर्म सेल्स, फिर फ्लेम सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि रेड पिंकिश रेड के अंदर हैं और साथ ही एक्सक्रीटरी डक्ट जो नीचे टेल की तरफ आपको जो दिखाई दे रही है वो एक्सक्रीटरी डक्ट है। तो ये सारी चीज़ें इसके इंटरनल कैविटी के अंदर उपस्थित होती हैं। All excretory ducts open into the excretory bladders which open to the outside through a small excretory duct. तो ये जितनी भी excretory ducts हैं फ्लेम सेल से जो आ रही हैं वो सब की सब जो है बाहर एक छोटी excretory duct द्वारा खुलती हैं। From the digestive glands of the snail, the cercaria passes into the pulmonary sac and then escapes into the surrounding water. अब सर्केरिया लार्वा जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में उपस्थित होता है वो जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड से पल्मोनरी सैक में आ जाता है और फिर पल्मोनरी सैक से ये सराउंडिंग वाटर में बाहर जो सराउंडिंग वाटर है उसके अंदर आ जाता है। यानी कि स्नेल के शरीर से बाहर निकलकर पानी में प्रवेश कर जाता है। सर्केरिया स्विम्स फॉर अबाउट 5 minutes to an hour इन समर। अगर गर्मी का मौसम है तो वो लगभग 5 से लेकर 1 घंटे तक जो है उस पानी के अंदर स्विम करता है और फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स इट सेटल्स डाउन ऑन सम ग्रीन लीव्स ऑफ वाटर प्लांट्स। यानी इस स्विमिंग के बाद ये लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर किसी भी हरी पत्ती या घास के ऊपर जो है जाकर सेटल हो जाता है या उस पानी में भी यदि कोई वाटर प्लांट्स हैं तो उसकी पत्ती के ऊपर भी सेटल हो सकता है। इसके बाद जो स्टेज आती है वो है मेटासर्केरिया। द मेटासर्केरिया इज समवाउट राउंडेड विथ थिक आउटर कवरिंग ऑफ क्यूटिकल इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट। द सिस्टोजेनस cells of the cercaria disappear and the flame cells increase in number. तो ये जो है सर्केरिया ये तो एक टेल इसके अंदर उपस्थित थी। मेटासर्केरिया एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जिसके आसपास जो है एक आउटर कवरिंग क्यूटिकल की होती है सो दैट अ सिस्ट इज फॉर्म्ड। और ये जो है फ्लेम सेल्स ये काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं नंबर में।
अब infection to final host. The metacercaria enters the final or definitive host, the sheep, when it grazes on the aquatic weeds and reaches the intestine. अब जैसे ही कोई भी भेड़ ये जो पत्तियां हैं जिसके ऊपर मेटासर्केरिया, जो सर्केरिया था वो मेटासर्केरिया में परिवर्तित हो गया और उस पे ग्रास ब्लेड पे चिपके हुए रहते हैं। तो जैसे ही ये चरने आती हैं भेड़ें, तो उन पत्तियों को जब ये खाती हैं तो उस पत्तियों के द्वारा ये उसके जो डेफिनेटिव होस्ट है भेड़, उसके अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं और उसकी इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। In the intestine, the cyst is dissolved by the action of digestive enzymes and young fluke comes out. तो जैसे ही ये मेटासर्केरिया जो ग्रास ब्लेड्स पे चिपके हुए थे, तो भेड़ों द्वारा इनका ये ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो इंटेस्टाइन में पहुंचकर वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा ये जो सिस्ट मेटासर्केरिया ने डेवलप करी थी अपने आसपास, वो डिसॉल्व हो जाती है और ये उसके अंदर से एक यंग फ्लू बाहर आ जाता है और फिर इट रीचेस द लिवर थ्रू द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड स्टार्ट्स इट्स एग्जिस्टेंस इनसाइड द बाइल पैसेज। तो फिर ये फाइनली वहाँ लिवर के अंदर पहुँच जाते हैं और पूरे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर अपना आगे का जो लाइफ साइकिल है वो उस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो जो साइकिल ऑफ इवेंट्स इन इन्फेक्शन है कि द सर्केरिया एग्जिस्ट and finds aquatic vegetation where it forms a cyst called the metacercaria. A human eats the raw fresh water plant containing the cyst. यदि ह्यूमन ने खाया है तो वो ह्यूमन के अंदर प्रवेश कर जाएगी मेटासर्केरिया सिस्ट और वहाँ पर द metacercaria exists in the first part of the small intestine, duodenum. It then penetrates the intestinal wall and gets into the peritoneal cavity. तो इसी प्रकार से ये मनुष्य में भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रथम भाग है ड्यूओडेनम, उसके अंदर अपने आप को एक्सिस्ट करता है ये मेटासर्केरिया और फिर फाइनली जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाके और अपने आगे का जो लाइफ साइकिल के फेजेस हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो इट फाइंड्स द लिवर एंड स्टार्ट्स ईटिंग लिवर सेल्स। अब ये लिवर में पहुंच गए हैं, चाहे वो भेड़ हो या मनुष्य हो, ये वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो लिवर सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। दिस हैपन्स ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर द इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द पैरासाइट। मतलब कुछ ही दिनों के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यूजुअली द लार्वा स्पेंड्स अ फ्यू वीक्स जस्ट ब्राउजिंग एंड ईटिंग द लिवर, देन इट रीलोकेट्स टू द बाइल डक्ट्स वेयर इट बिगिन्स इट्स फाइनल स्टेज। यानी कि लिवर में ये कुछ ही समय रहते हैं और फिर ये फाइनली जो है अपने आप को बाइल डक्ट तक ये पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जो है ये अपने एडल्ट में परिवर्तित होते हैं। इट टेक्स अबाउट 3 months फॉर द मेटासर्केरिया टू डेवलप इनटू एन एडल्ट। Adults are about 3 centimeter long and 1 centimeter wide. Adult females can produce up to 25,000 eggs per day. तो ये रहा इसके बारे में जो लार्वल फॉर्म्स थे और ये कहाँ कहाँ प्राइमरी होस्ट में कौन सी स्टेजेस होती हैं और सेकेंडरी होस्ट में कौन सी स्टेजेस होती हैं, इसके बारे में एक बार पुनः हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा इसका पार्ट 3 उसमें इसको संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे और फिर इसके सिम्टम्स और इसके क्या ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा और सारे डायग्राम्स याद ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।